Hello, my dear students. We are back with our oral pathology campaign. It's important lecture for today because many MCQs which will be discussed in the today's lecture will be coming in your GPSC exam also. Nowadays, some MCQs are very easy, which will be uh, tough for you because you might not be going with the easier concept. For example, Nikolsky sign, strawberry tongue, then ulcer type, ulcer pattern, uh, particular cells, particular proteins, elevated calcium levels. All these things has direct correlation with some disease or lesion. So such type of questions will be asked that in which conditions Benz-Jones proteins will be found. In the previous lecture, we have already discussed it is the case of malignant melanoma. So in the previous lecture, we have discussed about ulcers, okay, various ulcer. In the definition, we have discussed that it is a break in the continuity of epithelium, okay. Now, when there is a break in the continuity of epithelium, you will find that it is called ulcer, okay. Now, different ulcers have different pattern. Here, you have to go with the correct answer. Your first question is tuberculous ulcer. So what is the specific characteristics of tuberculous ulcer? Here they are given four options: painless, painful, itching, and asymptomatic. Okay, so you have to correlate your answer. Please tell me what will be the answer in this. Today our pen is not working, which is very sad. Here the answer will be painful. So now when you are preparing this answer, you have to think of other options also. That what about syphilitic ulcer? What about other types of ulcer? So you tell me what is the difference between tuberculosis ulcer and syphilitic ulcer? And syphilitic ulcer. Okay. तो syphilitic is generally painless और उसमें डिग जैसे हम कोई बरो बनाते हैं, ठीक है, कोई एनिमल होगा ना वो जमीन में छुपने के लिए बरो बनाएगा, ऐसा वो अल्सर दिखेगा, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस का जो अल्सर होगा वो होगा एंगुलर एज और ओवरहैंगिंग, ठीक है, और पेनफुल भी। तो ऐसा क्लियर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल लीजन कॉल्ड म्यूकस पैचेस, ठीक है, इज यूजुअली मल्टीपल ग्रेइश व्हाइट प्लैक एसोसिएटेड विथ, ठीक है। तो ये बता रहे हैं आपको सिफिलिस के बारे में, ठीक है। एक तो ये हो सकता है और दूसरा होगा कैंडिडियासिस, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लाक जैसा होगा तो ये क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस की ओर जा रहा है। तो उसमें पेन नहीं होता है, उसमें थ्रश कर्ड लाइक अपीयरेंस होगा और पेनलेस होगा, ठीक है। तो नो पेन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली टंग चेंजेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉबेरी टंग तो स्कारलेट फीवर, ठीक है। तो ऐसे आपको क्लियर कट याद रखना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लीजन इन द ओरल कैविटी,
ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का लीजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो आंसर आता है टंग। ठीक है, टी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टी फॉर टंग। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्सर्स आर कैरेक्टरिस्टिक पेनलेस? अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, ट्यूबरकुलोसिस और सिफिलिस। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर एज होगी, यहाँ पे बरोइंग होगी। ठीक है, यहाँ पे ओवर हैंगिंग होगी, यहाँ पे अंडर हैंगिंग होगी। यहाँ पे पेन होगा, यहाँ पे पेन नहीं होगा। ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सेकेंडरी सिफिलिस कब होता है? तो ये 6 हफ्ते के बाद होता है। नाउ व्हाट इज नोमा? नोमा क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो नोमा इज कैंक्रम ओरिस। ठीक है, a sequel of periapical and lesions. ट्रिस्मस, ट्रिस्मस होता है तो एक तो लोकल फैक्टर से होता ही है। हम जब लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, हेमेटोमा से होता है, उसका भी रीजन एक होता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है और ये इंटरव्यू का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्रिस्मस। लेकिन अगर इन्फेक्शन पूछा जाए तो आएगा क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, टेटानोस्पाज्मम वाला और टेटानोलाइजिंग वाला। ठीक है, दो रिलीज करेंगे। स्प्लिटेड पेप्यूल एट द कॉर्नर ऑफ माउथ। तो पेप्यूल आएगा, ठीक है, तो आपका वो एलिमिनेट हो जाएगा, एंगुलर चिलाइटिस। ठीक है, तो पेप्यूल आएगा तो आएगा सेकेंडरी सिफिलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक जो ट्रिस्मस का दूसरा नाम, एक इटियोलॉजी भी होगा। तो कौन सा मसल इन्वॉल्व है? ठीक है, तो स्पाज्म ऑफ मेसेटर मसल। ठीक है, मेसेटर का मसल जो होगा उसका स्पाज्म हो जाएगा, इसलिए लॉक जो। सैंकर्स सोर इज अदरवाइज कॉमनली नोन एज। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था ये, रिकरेंट एप्टस स्टोमेटाइटिस। उसमें कल हमने देखा था माइनर आएगा, मेजर आएगा और अर्पेटिक आएगा, तीनों के डिफरेंस हमने कल करवाए थे। इसलिए अब ये एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवा के दे रहे हैं। एक्सप्लोसिव एंड वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस। ठीक है, और वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में, उसको बोलते हैं लुइस मलाइना। ठीक है, फिर आएगा क्रॉन्स डिसीज। क्रॉन्स डिसीज क्या है? तो वो इट हैज सेम अल्सरेशंस सिमिलर टू मेजर एप्टस अल्सरेशन। ठीक है, फिर आएगा क्वीन स्लीच बैच टेस्ट। ये सर्कोइडोसिस में आपको काम आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पल्स में नहीं मिलेंगे। तब जाके आप बोलोगे कि सर कहाँ से पेपर आया था। तो हमारे पास ऐसा कंटेंट है कि आपका क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। सब कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको 2-3 टेस्ट जो फ्री में मिलती है वो आप देख लेना है। फिर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आया बरोइंग अल्सर वाला पार्ट। तो बरोइंग अल्सर आया अभी, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो सिफिलिस का एक पैटर्न है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझना हो तो मुझे बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। ठीक है, कल तक हमने जो पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट था, रिगार्डिंग अल्सर्स, रिगार्डिंग वेरियस autoimmune disorders. Today we'll be discussing about cancer या ट्यूमर या नियोप्लेजिया। ठीक है, विलिस ने डेफिनेशन दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
नियोप्लाज्म का डेफिनेशन विलिस ने दिया हुआ है। अब अलग अलग टाइप के मासेस आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो आएगा पेरुलिस, ठीक है, पेरुलिस या कोई एब्सेस होगा वो, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसर वाला स्वेलिंग नहीं है, खाली फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। आपने ट्रीटमेंट ध्यान से नहीं किया या ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं दिया तो फ्लूइड बढ़ जाएगा और उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। मसल्स और बोन्स को एडजेसेंट वो एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। फिर आएगा रेन्युला या म्यूकोसेल, ठीक है। ये कब होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी डक्ट से ओरिफिस तक सलाइवा पहुंचना चाहिए। बीच में कोई दिक्कत आया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉक होकर वो सलाइवरी डक्ट इन्फ्लेम हो जाएगा और रेनुला या म्यूकोसेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कुछ नहीं, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ सीरस या म्यूकस है, ठीक है। रेनुला होगा फ्लोर ऑफ द माउथ पर, ब्लूइश कलर वाला। म्यूकोसिल होगा ऑन द लेबियल म्यूकोजा, ठीक है। फिर आएगा सिस्ट, ठीक है। तो कल ही हमने बताया था सिस्ट कैसे बनता है, सिस्ट की मैकेनिज्म क्या है ग्रोथ की। एबनॉर्मल जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं ना, उसको कोई ट्रिगर मिलता है तो वो इतने फास्ट ग्रो होते हैं, इतने फास्ट, तो बीच वाले जो सेल्स है सेंटर वाले उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसलिए वहां पे स्पेस बन जाती है, वो मर जाते हैं। तो एक सिस्टिक कैविटी बन जाती है। अगर एपिथेलियम होगी तो उसको बोलेंगे ट्रू सिस्ट, एपिथेलियम नहीं होगी तो स्यूडो सिस्ट, ठीक है। और वो सिस्ट के कंटेंट में गैस आएगा, कभी कभार फ्लूइड भी हो सकता है और सेमी फ्लूइड भी हो सकता है। हेमाटोमा क्या है, तो वो कोई भी टिश्यू जो होगी ना उसका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा नियोप्लाज्म, तो वो क्या आएगा, वो कोई सेल्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को ग्रोथ में और स्वेलिंग ट्यूमर जैसा रूप ले लेंगे, उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। अभी मैं होता आपको इंटरव्यू में तो यही क्वेश्चन पूछता कि हेपाटोमा और नियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में आएगा। अब नियोप्लाज्म और हाइपरप्लेजिया में क्या डिफरेंस है, तो हाइपरप्लेजिया क्या है, पहले तो एक बात समझ लो, नियोप्लाज्म इट्स ए थिंग वेयर uncontrolled growth is there and hyperplasia is there where growth can be controlled once stimulus is removed, okay। ये उसका डिफरेंस है। इसमें आप स्टिमुलस निकाल दोगे नियोप्लाज्म में फिर भी ग्रोथ अटकेगी नहीं, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। अब नियोप्लाज्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है, एक तो आएगा बेनाइन, दूसरा आएगा मैलिग्नेंट, ठीक है। बेनाइन में क्या है, वो स्लो होता है, पेनलेस होता है, ज्यादा एक्सपांड नहीं होता है, ठीक है, इंड्यूरेटेड नहीं होता है, वो ऊपर ही रहता है, टिश्यू के अंदर वो एक्सपांड नहीं कर सकता है, ठीक है। और मैलिग्नेंट में क्या होगा, फास्ट ग्रोइंग, वो इन्वेड करते हैं, आजू बाजू जो भी टिश्यूज मिली उसको खा जाते हैं, इंड्यूरेटेड कर देते हैं, बोन को भी खा जाते हैं, उसमें भी अपना घर बना देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं, उसके साथ अल्सरेशन भी करते हैं, ब्लीडिंग भी कर देते हैं, एंजाइम्स के दिक्कत भी कर देते हैं, ठीक है। और वेट लॉस भी होगा, पैरालिसिस होगा, और सारे दिक्कत जितने भी है वो सब आप बता सकते हो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में, ठीक है। नर्व इन्वॉल्व होगा तो एनएस से वो पेरेसिस जैसा हो जाएगा, फिर मेलेस हो जाएगा, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ये सारे सिम्टम्स आप बता सकते हो, ठीक है। अब हिस्टोलॉजिकली नियोप्लाज्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइटोसिस होगा, वो इंक्रीज्ड रेट हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, हाइपर क्राइम क्रोमेटिज्म हो जाएगा न्यूक्लियर, ठीक है। और न्यूक्लियर सेल का रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और
बहुत सारे डिफरेंसेस आपको डिस्प्लेस्टिक चेंजेस जितने भी है ना वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि डिस्प्लेसिया होता है। ठीक है, लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी वो भी है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर माइटोटिक सेल्स एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर्स देखने को मिलेंगे आपको, हाइपरक्रोमेटिज्म भी हो जाएगा। तो ये सब आपको लिखना है, भूल जाओ तो आपको डिस्प्लेसिया याद रखना है, उसमें जितने भी फीचर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म भी देखने को मिलेगा। वो क्या होता है, न्यूक्लियस का शेप रोज बदलता रहेगा। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आप करोगे डिस्प्लेसिया तो आपको बहुत सारी चीजों में काम आएगा वो। ऐसा नहीं कि मैलिग्नेंट ग्रोथ में, पैथोलॉजी में भी वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, और डिस्प्लेसिया का एक क्वेश्चन एग्जाम में होता ही है कि ये डिस्प्लेस्टिक फीचर इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये हम इसलिए एक साथ आपको पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ग्रोथ। ठीक है, तो खाली प्रीलिम इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी हम इंटरव्यू का बैच चालू कर रहे हैं, तो यही हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। ठीक है, अब बॉर्डर लाइन वाले ट्यूमर्स जो है वो है दो, एक एमिलोब्लास्टोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा। वो इन्वेड करते हैं लेकिन मेटास्टेटाइज नहीं करते हैं। तो मेटास्टेटाइज का मतलब क्या है, जो भी कैंसर वाले सेल से नियोप्लास्टिक वो ट्रेवल करेंगे अलग अलग जगह पर, वहां पे उसको स्प्रेड करते हैं। वो सेल्स का जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, लेकिन एमिलोब्लास्टोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा में मेटास्टेसिस नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाय हिस्टोजेनेसिस, ठीक है, ट्यूमर होता है लेकिन अलग अलग टिश्यूज इन्वॉल्व होती है तो उसको अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, तो कार्सिनोमा होगा ना वो एपिथेलियल टिश्यू से आएगा, सार्कोमा होगा वो मेसोडर्मल से आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियरली याद रखना है। ठीक है, तो कार्सिनोमा होगा वो एक्टोडर्मल टिश्यू से आएगा और एंडोडर्मल भी हो सकता है, और सार्कोमा होगा वो मेसोडर्मल से। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना बाहर वाले, उसका कार्सिनोजेंस के साथ ज्यादा एक्सपोजर होता है और ज्यादा टर्नओवर होता है, इसलिए कार्सिनोमा जो होता है ना वो लीथल है, घातक है। ठीक है, सार्कोमा का कोई इतना कोई ज्यादा लीथल है नहीं। ठीक है, फिर बेनाइन ट्यूमर में क्या करना है, आपको ओमा ऐड कर देना है, जो भी टिश्यू है वो फाइब्रोब्लास्ट का ट्यूमर है तो फाइब्रोमा ऐड कर देना है नाम। मैलिग्नेंट ट्यूमर में कार्सिनोमा और सार्कोमा आपको ऐड करना है, तो स्क्वेमस सेल का जो ट्यूमर होगा उसको बोलेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, लाइपोसार्कोमा, ये नोमेनक्लेचर आपको बताया है। अब ट्यूमर का तीसरा क्लासिफिकेशन, पहला आया बिहेवियर के ऊपर से बेनाइन और मैलिग्नेंट, फिर आया हिस्टोलॉजी, कार्सिनोमा, सार्कोमा, एपिथेलियोमा, फिर आया एनाटॉमिकल साइट से। ठीक है, लंग के हिसाब से जहां पे हो रहा है वो आपको टर्म लगाना है। फिर आया स्टेज के हिसाब से, ये एमसीक्यू कंपलसरी आपके एग्जाम में आएगा, टीएनएम वाला। ठीक है, टी एन और एम वाला। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, टीएनएम स्टेज का क्लासिफिकेशन साइज के हिसाब से, नोडल इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस। ये वाला क्वेश्चन हर एक जीपीएससी में देखने को मिलता है, तो आपको अपनी तरह से याद रख के करके ही जाना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर ग्रेड, ट्यूमर का ग्रेड,
एक तो लो ग्रेड है, एक इंटरमीडिएट ग्रेड और हाई ग्रेड। ठीक है। अब आता है ट्यूमर के जीन्स। ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है इटियोलॉजी में। तो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है ना, ठीक है, उसका म्यूटेशन और इंक्रीज्ड एक्टिविटी हो जाता है, इसलिए ट्यूमर प्रोलिफरेट होता है। ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है ना, उसकी एक्टिविटी कम होती है। ठीक है, और इससे ट्यूमर का प्रोलिफरेशन ज्यादा होता है। ठीक है। दोनों जीन्स इन्वॉल्व है, प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। प्रोटो ऑन्कोजीन को ये प्रमोट करता है और ट्यूमर सप्रेसर जीन को डिप्रेस करता है, उसका काम कम करता है। ठीक है। फिर आएगा ट्रॉमेटिक न्यूरोमा। वो क्या है? कभी कभार नर्व कट हो जाती है, उसका इंजरी हो जाता है, तो क्या होगा, वहां पे मांस बन जाएगा, उसके अंदर एक्सॉन्स, श्वान सेल्स, फाइब्रस टिश्यूज बन जाएगी। ठीक है। तब जाके न्यूरोमा बन जाएगा। ठीक है। ये नर्व सेल का ट्यूमर है। तो ऐसे अलग अलग सेल्स के भी ट्यूमर है, अलग अलग सेल्स और टिश्यूज के भी ट्यूमर है। तो क्लासिफिकेशन आपको पक्का आना चाहिए ट्यूमर और सिस्ट का। ये आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में। ठीक है। डेंटल नोट्स का जो सेक्शन है एप्लीकेशन में, वो आप सारे नोट्स ये मिल जाएंगे, सारे क्लासिफिकेशंस अवेलेबल है। फिर आया ओरल मैलिग्नेंट लीजन्स। ठीक है। तो क्या है? तो कैंसर बैकग्राउंड। ठीक है। ओरल मैलिग्नेंट लीजन्स, बिनाइन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, मैलिग्नेंट जो डेंजरस है। तो ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द सिक्स्थ मोस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मेक्स अप 50% ऑफ द कैंसर्स। और वो कब होता है? तो 40 टू 50 ईयर्स पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरल में अगर मैलिग्नेंसी पड़ना है, तो आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही कैंसर ज्यादातर होता है। अब कैसे होता है वो? ठीक है। तो एक उसका इनिशिएटर आता है। तो अभी अभी आपको बताया कि प्रोटोऑन्कोजीन को बढ़ावा देता है और ट्यूमर सप्रेसर जीन को डिप्रेस करता है। ठीक है। फिर प्रोमोटर, जो भी सेल्स होते हैं ना, जो प्रेशर ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो प्रोलिफरेट होना चालू कर देते हैं। ठीक है। फिर को कार्सिनोजन, वो क्या करेंगे? जितने भी कार्सिनोजेंस होंगे जो कैंसर को एक्टिवेट करते हैं, उसको ये बढ़ावा देंगे। ठीक है। को कार्सिनोजेंस को वो हेल्प करेंगे ट्यूमर बनाने के लिए। ठीक है। तो ये कभी कभार आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर द टर्म्स नॉट इन्वॉल्व इन कैंसर, इनिशिएटर, प्रमोटर, को कार्सिनोजन और कंप्लीट कार्सिनोजन, ऐसे चार में से कोई एक ऑप्शन निकाल देंगे। ठीक है। मेजर इटियोलॉजिक फैक्टर्स रिगार्डिंग कैंसर, तो आपको तो पता ही है, टोबैको आएगा, अल्कोहल आएगा, एलर्जी आएगी, ड्रग अब्यूज आएगा, बहुत सारी चीजें है यहाँ पे। तो टोबैको, अल्कोहल, सनलाइट, जेनेटिक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये वाला जो टेबल है, उसमें से एक एमसीक्यू कंपलसरी आएगा। बर्किट लिम्फोमा किससे होता है? ठीक है। तो एप्स्टन बार वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से क्या होता है, टी सेल ल्यूकेमिया किससे होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर एक और रीजन है कैंसर का, न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी कम होगी और क्रॉनिक इरिटेशन, कोई डेंचर है, शार्प टूथ है, ठीक है, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, कैंसर में क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कार्सिनोजन के डोज के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से, ठीक है। उसका फीचर ये है कि वो उसकी साइट के अलावा दूसरी जगह पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, इन द माउथ साइट, टंग पर होगा वेंट्रोलेटरल, फ्लोर ऑफ द माउथ, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। हाई रिस्क साइट्स कौन कौन सी है, ठीक है। उसमें एपिथेलियल थिकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज्ड टर्नओवर रेट होगा और पुलिंग सलाइवा ट्रैपिंग कार्सिनोजेंस। तो ऐसी साइट जहाँ पे एपिथेलियल थिकनेस बढ़ जाएगी, कहाँ पे बढ़ेगी, तो ये प्री मैलिग्नेंट लीजन्स जहाँ पे होते हैं, लुकोप्लेकिया, लाइकन प्लैनस, ओएसएमएफ, जिसमें केराटोटिक चेंजेस आते हैं, वहाँ पे ये मैलिग्नेंट सेल्स को मौका मिलता है प्रोलिफरेट करने का, ठीक है। वहाँ पे आपको ये देखना है। फिर आएगा हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया, डिस्प्लास्टिक चेंजेस में जितना भी होता है वो आपको सब लिख देना है। और मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होगा, वो लिम्फ नोड्स में कैंसर सेल्स स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, और वहां पे स्प्रेड करेंगे। कार्सिनोमास जो होंगे वो लिम्फ नोड्स को स्प्रेड करेंगे, सार्कोमा होगा वो डिस्टेंट साइट्स को करेंगे, ठीक है। तो जनरली मेजोरिटी कार्सिनोमा ही होते हैं कैंसर, तो लिम्फ नोड्स है वो एक साइट ऑफ मेटासिस है फर्स्ट। अब अलग अलग प्री मैलिग्नेंट लीजन्स कैसे दिखते हैं, कंडीशंस और लीजन्स, ठीक है। तो लुकोप्लेकिया देखिए, व्हाइट पैच आपको दिखेगा, ठीक है। एरेथ्रोप्लाज्मा में थोड़ा रेडिश ह्यू दिखेगा। नॉन होमोजेनस लुकोप्लेकिया में स्प्रेड हो जाएगा, कोई एग्जैक्ट लाइनिंग नहीं है। एक्सोफाइटिक ग्रोथ, ठीक है, वेरिकोस कार्सिनोमा होता है ना, तो ये ऐसा भी हो सकता है। और अल्सर, इट्स अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी, ठीक है। कैंसर की ट्रीटमेंट, तो कुछ नहीं करना है, सर्जरी कर सकते हो, इरेडिएशन कर सकते हो, कीमोथेरेपी, तीन चीजें है, इसमें कोई ज्यादा चीज है नहीं, ठीक है। और प्रोग्नोसिस, तो उसका प्रोग्नोसिस भी बढ़िया है, छोटा होता है तो इजीली आप निकाल सकते हो। फिर कार्सिनोमा है, उसकी भी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये अलग अलग उसके प्रोग्नोसिस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द साइट, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कोऑपरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस, ऑल दिस फैक्टर्स डिपेंड, ठीक है। अब मैलिग्नेंट लीजन्स के बारे में मैं पढ़ा, अब आ रहा है प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, ठीक है। लुकोप्लेकिया, लाइकन प्लैनस, ओएसएमएफ, ये सब। तो लुकोप्लेकिया का डेफिनेशन यही है, कोई ऐसा पैच या प्लाक जो क्लिनिकली दूसरों की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो और आप स्क्रैप ना कर सको, ठीक है। उसका अपीयरेंस भी नहीं होना चाहिए और उसका स्क्रैपिंग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसे करोगे, देखकर कभी भी आपको पता नहीं चलेगा, आपको बायोप्सी लेनी पड़ेगी और हिस्टोपैथ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स, तो टोबैको, अल्कोहल, एलर्जी, पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अपीयरेंस, तो एक वाइट पैच जैसा दिखेगा और स्क्रैप्ड नहीं होगा, वो होमोजेनस भी होता है, नॉन होमोजेनस भी होता है, ठीक है। साइट, तो आपको टंग बोल सकते हो, बक्कल म्यूकोजा बोल सकते हो, ठीक है, ये सब उसके साइड्स हैं। Size of the lesion, depending upon the irritation, it increases with time and increases with the lesion, ठीक है। अदर रिस्क फैक्टर्स, तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, स्मोकर हो कि नहीं, फिर आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका डाइट कैसा है, आपका एपेटाइट कैसा है, ये सब फैक्टर्स आपको लुकोप्लाकिया की प्रोग्नोसिस के बारे में बताएंगे। तीन टाइप के होते हैं, होमोजेनस, यहाँ पे तो लिखा नहीं, होमोजेनस, अल्सरेटिव और नोडुलर। नोडुलर का नाम है दूसरा स्पेकल, और ये नोडुलर और स्पेकल जो होते हैं ना, उसका कार्सिनोमा में टर्न कन्वर्ट होने का चांस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब आगे हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या करना है,
तो कोई भी मैनेजमेंट आएगा ना कैंसर वाला या प्री मैलिग्नेंट का, उसमें रिमूवल ऑफ इटियोलॉजी पहले आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसका बायोप्सी लेकर प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देना है। ठीक है, फिर डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया अभी जो मैंने बताया ना, कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो, तो आर्किटेक्चर में चेंज होता है और सेल में चेंज होता है। साइटोलॉजिकली क्या क्या चेंज है, तो न्यूक्लियर साइज का वेरिएशन आता है, शेप का आता है, सेल साइज का आता है, सेल शेप। ठीक है, तो सिंपल है, साइज और शेप दोनों, सेल का भी शेप और साइज, न्यूक्लियस का भी शेप और साइज, उसमें वेरिएशन आ जाएगा। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाएगी, माइटोटिक फिगर्स देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेटिज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियलाई की साइज भी बढ़ जाएगी। ये सारे फीचर्स है साइटोलॉजिकली। और आर्किटेक्चर में क्या देखने को मिलेगा, रेटेपेक्स ड्रॉप देखने को मिलेंगे, बेजल सेल्स उसकी पोलैरिटी चली जाएगी। ठीक है, एबनॉर्मल माइटोसिस, आप देखोगे कि बहुत सारे सेल्स है ना, वो कंप्लीट माइटोसिस नहीं हो रहे, कंप्लीट सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, ऐसे ही आधा आधा डिवीजन होकर चले जा रहे, प्रोलिफरेट हो रहे। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रेडिंग लेवल्स ऑफ डिस्प्लेसिया, एक आएगा माइल्ड, जो खाली बेजल और पेराबेजल सेल्स को कनेक्ट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। मॉडरेट डिस्प्लेसिया, उसमें आधे बेजल सेल को कवर कर लेते हैं। ठीक है, सीवियर मतलब मोस्ट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स आर इन्वॉल्व। कार्सिनोमा इन सिटू, ठीक है, तो एक डिविएट हो जाएगा, एक स्प्लिट हो जाएगा एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सिटू, और बाहर वो एपिथेलियम को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इन्वेजिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो उसमें क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रोक हो जाएगी और इंड्यूरेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन टूट जाएगी, फिर नीचे कनेक्टिव टिश्यू में वो ट्यूमर स्प्रेड हो जाएगा। अब डिस्प्लेसियास को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखना है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म, जो ट्रीटमेंट है उसको आपको रिमूव करना है, जो भी लीजन्स है ना उसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, वेरुकस कार्सिनोमा, ठीक है, या वेरुकस हाइपरप्लेजिया, तो इसमें कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ आएगा एपिथेलियल सेल्स का, और ट्यूमर भी उसमें प्रोलिफरेटेड एक्सोफाइटिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सोफाइटिक ग्रोथ, उसका मतलब क्या हो, एक ट्यूमर टिश्यू, उसके ऊपर दूसरा तीसरा, तो कॉलीफ्लावर जैसा दिखता है ना, ऐसा आपको वो अपीयरेंस में दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेरिकोस का डायग्राम दिया हुआ है, हिस्टोपैथ। ठीक है, तो ल्यूकोप्लेकिया फ्लैट होगा, ये थोड़ा एलिवेटेड टाइप होगा वेरिकोस, वेरिकोस का मीनिंग एक्सोफाइटिक। ठीक है, वो एक्सोफाइटिक होते हैं, उसकी ग्रोथ एबनॉर्मल होती है। ठीक है, वो मेटास्टेसाइज नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी एक अच्छी बात ये है, तो आपको कौन कौन से मेटास्टेसिस करता है, कौन कौन ट्यूमर मेटास्टेसिस नहीं करते हैं। एमिलोब्लास्टोमा नहीं करता है, बेजल सेल कार्सिनोमा नहीं करता है, वेरिकोस कार्सिनोमा नहीं करता है, इसलिए ये सब आपको अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा, लैक ऑफ मेटास्टेसिस इज सीन इन विच ट्यूमर, तब आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, फिर ओरा स्क्रीन, ठीक है, ये बता रहे हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने ये उसको दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे वो ट्यूमर वाले सेल्स को स्टेन करते हैं, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो एसिटिक एसिड से पहले करना है,
फिर डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन आएगा, एक एसिटिक एसिड, डिस्क्लोजिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फिर अगेन एसिटिक एसिड। ये प्रीवियस जीपीएससी जो ली थी 2-3 महीने पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया था एसिटिक एसिड वाला, ठीक है। फिर टोल्यूडिन ब्लू, ये प्रॉपर सीक्वेंस आपको फॉलो या एग्जामिन करना है, ठीक है। वेलस्कोप, ठीक है, ये एक वेलस्कोप है जो सॉफ्ट टिश्यू डिस्प्लेसिया डिटेक्ट करता है। तो डिस्प्लेसिया डिटेक्ट के लिए वेलस्कोप एक है, एक एसिटिक एसिड और टोल्यूडिन ब्लू वाला टेस्ट है, ठीक है। ऐसा आपको आंसर कभी कभार देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, टोल्यूडिन ब्लू जो है स्टेन, वो आप किस में नहीं यूज कर सकते हो, जिसमें G6 की डेफिनेशन होती है, ठीक है, उसमें आपको नहीं यूज करना है, उसमें ये हिमोलाइटिक एनीमिया कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और ऐसे आपको ये लेक्चर पूरा होने के बाद आपकी नोट्स में क्लियरली टोल्यूडिन ब्लू के बारे में जितने भी एमसीक्यूज है वो सब आपको एक साथ लिख देना है। तो जितने भी स्टेन्स के एमसीक्यू आएंगे वो आप एक साथ लिखिए, और कोई भी स्टेन का एमसीक्यू आएगा तो आपको वो आंसर मिल जाएगा आपकी एग्जाम में। जाइंट सेल लीजन्स, ठीक है, पेरिफेरल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा, ठीक है। तो उसका नाम ही ऐसा है कि वो जाइंट सेल्स है। वो मोनोन्यूक्लिएटेड भी होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। टॉर्टन जाइंट सेल दिया है, कोई बोलता है फॉरेन बॉडी जाइंट सेल, ऐसे अलग अलग नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स जो है वो शायद मोनोसाइट से बनते हैं या मैक्रोफेज से बनते हैं, ठीक है। तो जाइंट सेल कहाँ से इवॉल्व होते हैं, मोनोसाइट या मैक्रोफेज। अब कब फॉर्म होते हैं, तो फिजियोलॉजिकली जब ऑस्टियोक्लास्ट होता है उसमें से कन्वर्ट हो जाते हैं, मेगाकैरियोसाइट से कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रोफोब्लास्ट और ओडोंटोक्लास्ट उसमें से कन्वर्ट हो सकते हैं। पैथोलॉजिकली तो एबनॉर्मल वाले, ठीक है। तो क्या आएगा, मैक्रोफेजेस होगा ना, वो इम्यूनिटी का एक पार्ट है। मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेशन में आएंगे और उसका रोल करेंगे, प्ले करेंगे रोल। लेकिन कभी कभार वो क्या होता है, वो अपना काम नहीं करते हैं, और कभी कभार एक दूसरे के साथ जुड़कर बड़े सेल्स बन जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। तो वो कौन कौन से सेल्स है, तो लैंगरेंस सेल है, ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलता है। टाउटन जाइंट सेल है, ज़ैंथोमा में देखने को मिलता है। फॉरेन बॉडी जाइंट सेल है, वो एमलगम टैटू में देखने को मिलता है। तो ये तीनों के तीनों, ट्यूबरकुलोसिस में कौन से सेल है, ज़ैंथोमा में कौन से सेल है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही तो होता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि टाउटन जाइंट सेल कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, ज़ैंथोनोमा, ज़ैंथोमा, मेलानोमा, ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, तब जाके आपको क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे देखने को मिलेगा। आंसर आएगा ज़ैंथोमा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो मुझे बताइए। ऐसे देखा जाए तो पल्स में ये सब क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे नोट्स आप बनाओगे अलग अलग से, ये नोट्स देखकर, तभी जाके आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से डिसीज ऐसे हैं जहाँ पे जाइंट सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास, तो उसमें जाइंट सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो केराटिन भी इन्वॉल्व होगा कभी कभार, हेयर में भी कभी कभार इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, फिर एमलगम फिलिंग में भी होता है। आपने देखा ना, अगर एमलगम टैटू, उसमें भी फॉरेन बॉडी जाइंट सेल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिंकल्स फिल करने के लिए जो यूज होता है रेडिस, उससे भी ये होता है जाइंट सेल वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये फॉरेन बॉडी का तो आप कोई भी बना सकते हो कि कोई भी फॉरेन बॉडी आई तो बॉडी में वो फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स बन गए और फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है इन्फेक्शियस ग्रेनुलोमास, जाइंट सेल्स जो इन्फेक्शन से आते हैं। एक तो आएगा हर्पेस वाला, उसमें आपको जाइंट सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट होगी स्टीरॉइड्स। ट्यूबरकुलोसिस में जाइंट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से टाइप वाले? लैंगरेंस टाइप वाले। ट्यूमर और ट्यूमर लाइक लीजन्स। ठीक है, जाइंट सेल्स जो ट्यूमर में देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा, ब्राउन ट्यूमर ऑफ हाइपरपेराथाइडिज्म, चेरब एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। ठीक है, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि जाइंट सेल्स क्या है और कैसे बनते हैं। थोड़ा समझा देता हूं मैं। मोनोसाइट और मैक्रोफेज, जब भी इन्फ्लेमेशन होता है या बॉडी में कुछ दिक्कत होती है, तो ये दोनों सेल्स इम्यूनिटी के दौर पर इन्फ्लेमेशन की साइट पर जाकर जो भी एंटीजन है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि उनको क्या पता नहीं, ऐसा होता है कि चलो हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो अच्छा काम होगा, तो ऐसे प्रोसेस में वो जाइंट सेल्स बन जाते हैं। इट्स ए फ्यूजन ऑफ मोनोसाइट और मैक्रोफेज। ठीक है, ये सिंपल उसका लॉजिक है। अलग अलग टाइप के जाइंट सेल्स देखने को मिलते हैं। एक तो फॉरेन बॉडी टाइप वाला दिखा, जो एमलगम टैटू में होता है, ज़ैंथोमा में देखने को मिला। ठीक है, फिर आया ट्यूबरकुलोसिस, उसमें लैंगरेन टाइप का सेल दिखा। ऐसे आपको इंटरव्यू में भी बताना है अगर जाइंट सेल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे तब। ठीक है, अब अलग अलग ट्यूमर के लीजन्स है और उसके डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रल जाइंट सेल ट्यूमर वो क्या है? सेंट्रल मतलब बोन के अंदर है वो। ठीक है, वो बेनाइन है और बोन्स को तोड़ता है, ऑस्टियोलाइटिक एक्टिविटी होती है। फीमेल्स आर मोर रिस्क देन मेल्स। ठीक है, ब्राउन ट्यूमर, उसका बैकग्राउंड क्या है? तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन कल ही हमने वो देखा था। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, उसमें क्या क्या होगा? रेडियोलेसेंसी होगी। ठीक है, हाइपर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। चेरेबिज्म, ठीक है, वो फाइब्रस डिस्प्लेसिया का ही एक रूप है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट एक होता है SH3BP2 जीन में, जो का स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल बोन का कंटूरिंग हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या आएगी? ओनली आफ्टर प्यूबर्टी, ओनली आफ्टर कंप्लीट ग्रोथ इज स्टॉप इन केस ऑफ फेशियल बोन्स यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। फिर आएगा एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। ठीक है, ऐसे ही बोन के अंदर लीजन होता है। ठीक है, वो नियोप्लास्टिक जैसा दिखेगा और ब्लड फिल्ड स्पेसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, USP6 जीन के कारण वो होता है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा। ठीक है, वो मल्टी लोक्यूलर होते हैं, अलग अलग लोक्यूल्स होंगे और ट्रेबिकुलेशन देखने को मिलेगी दो लोक्यूल्स के बीच में। ठीक है, कभी कभार ऐसा लगेगा कि वो सॉफ्ट टिश्यू बेस है, लेकिन बोन भी एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसमें। ठीक है,
अभी तक हमने जो भी पढ़ाया एग्जाम में वो आ भी सकता है, और 90% जो क्वेश्चंस होंगे वो इसमें से आएंगे, क्योंकि कभी कभार डिफरेंशिएशन से ही आपको आइडिया आएगा कि किस में वो क्या आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए ब्राउन ट्यूमर में ये हाइपर पैराथायरिज्म है, ठीक है। उसमें अलग अलग डिमार्केशन वाली रेडियोल्यूसेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और डिमिनरलाइजेशन भी कर देंगे, और ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ठीक है, उसका दूसरा नाम भी ये है, ठीक है। थोड़ा सिस्टिक टाइप रीजन दिखेगा बॉन्ड के अंदर। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और लेमिना ड्यूरा जो होगा टूथ के साइड में वो एब्सेंट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है, तो हाइपर पैराथायरिज्म और भी जगह देखने को मिलता है, ठीक है। फाइब्रस डिस्प्लेसिया उसमें भी देखने को मिलेगा। फिर प्रेजेंटेशन किसका, चेरबिज्म का। तो हमने कल ही देखा था चेरबिज्म होता है वो बायलैटरल होता है, वो कभी यूनिलैटरल होता नहीं है। फिर सिमेट्रिकल एक्सपांशन होगा दोनों जोस का, लीजन्स मल्टीलोक्युलर होंगे, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये रेमस और एंगल ऑफ द माउथ वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभार वो मेंटल फोरामेन की ओर तो बढ़ता ही बढ़ता है, और पोस्टीरियर मैक्सिला को इन्वॉल्व करता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, चेरबिज्म और फाइब्रस डिस्प्लेसिया के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताना है कि चेरबिज्म क्या रेमस और एंगल ऑफ द माउथ में होता है, मैक्सिला में पोस्टीरियर में होता है, वो बायलेटरल प्रेजेंटेशन होता है, सिमेट्रिकल उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और टाइप 3 जो होगा ना वो इंटरमेंडिबल में होगा, वो सुचर लाइंस को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो टाइप 1, 2 और 3 दोनों अलग अलग आपको दिया हुआ है, ठीक है, चेरबिज्म का। और टाइप 3 में ओपन बाइट भी हो सकता है। तो ये चेरबिज्म के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही आता है कि ओपन बाइट इज सीन इन विच टाइप ऑफ चेरबिज्म, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ठीक है। अब एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट का प्रेजेंटेशन देखोगे तो अब ब्लड फील्ड स्पेसेस देखने को मिलेगी, फेशियल एसिमेट्री होगी क्योंकि वो यूनिलैटरल है, ठीक है। बोन होगा वो ब्लड से भरा होगा, ठीक है। एग शेल क्रैकिंग देखने को मिलेगी। तो ये जितने भी फीचर्स है वो सब आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। हनीकॉम्ब अपीयरेंस जो एमिलोब्लास्टोमा में दिख रहा था वो एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और बलूनिंग एक्सपांशन देखने को मिलेगी कॉर्टिकल प्लेट्स पर, ठीक है। अब लोकेशन सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा का बोन में ही होता है, तो मैंडिबल में ज्यादा होता है, एंटीरियर में भी ज्यादा होता है, और कभी कभार वो बायलेटरल होगा, मिडलाइन को कभी कभार क्रॉस करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्राउन ट्यूमर वाला पैराथायरॉयडिज्म, वो वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है। और ये मैंडिबुलर और मोलर एमस एरिया में एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट। चेरबिज्म का तो पता ही है, मैंडिबल या मैक्सिला में देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस, तो कैसे आप डायग्नोसिस करोगे, तो आपको पेरिएपिकल इन्फेक्शन को पहले एलिमिनेट करना होगा, सिम्टोमेटिक मेडिकेशन देना है, ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं होता है तब जाके आपको एक्सरे देखकर चेक करना पड़ेगा। फिर मार्जिन्स इरेगुलर होगी और कॉर्टिकेशन नहीं होगा, ठीक है। कॉर्टिकेशन नहीं होगा तो उसका मतलब ये कि ये बोन का एक ट्यूमर है, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा। लास्ट में आएगा सीटी स्कैन 3D फेज, ठीक है। फिर हाइपर पैराथायरिज्म में क्या देखने को मिलेगा, बायोप्सी करके देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें जाइंट सेल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और चाइल्ड होता है तो
चेरबिज्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चेरबिज्म ही है। और ट्रीटमेंट तो उसको निकाल देना है कंप्लीटली, ड्रग्स भी देना है, कैल्सिटोनिन भी देना है। कैल्सिटोनिन क्यों? क्योंकि बोन को वो डिपॉजिट करता है कैल्शियम। कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन increase in the bone deposition, helps in the bone growth। फिर हाइपर पैराथायरिज्म में क्या करना है? जो भी प्रॉब्लम है उसको निकाल देना है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर चेराबिज्म में क्या करना है? तो कॉस्मेटिक काउंटरिंग करना है पीबीटी के एज के बाद। ठीक है, बाकी रेडिएशन भी नहीं देना है आपको। तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। जो भी लोग हमारे यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उसको ये साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। और जो भी लेक्चर्स देखना है ये सब, तो आपको एप्लीकेशन में जाकर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाना होगा। तो गाइस आज के लेक्चर में कोई आपको डाउट हो तो हमको बताइए, अदरवाइज इट्स टाइम फॉर टेलिंग यू बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड गुड नाइट। आप बाद में भी अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आपको कोई डाउट्स है तो आप सीधा हमको मैसेज कर सकते हो, हम आपको इंस्टेंट हेल्प करेंगे। ठीक है, so it's time for telling you bye bye. Have a nice time and good night.